हेलो बच्चों, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 9th के चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई का L5, जो कि हम शुरू कर चुके हैं और काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं। जिस तरह से आपको पता है कि हमारा क्या है चैप्टर फ्लो, तो इस तरह का कुछ चैप्टर फ्लो है हमारा, जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। साथ में आज क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, तो हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मेन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली जो कोशिका है उसका क्या संगठन है, तो उस संगठन में ये 4 चीज़ें आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। उसी का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, जिसमें सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली को और क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि प्लांट और जंतु, जितने भी एनिमल्स और प्लांट है, उनमें बेसिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है और अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। लेकिन जितनी भी एनिमल सेल या जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें सिर्फ एक ही झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो अभी हम पहले कोशिका झिल्ली की बात करने वाले हैं, कोशिका भित्ति की भी करेंगे, पादपों पे भी आएंगे। पहले कोशिका झिल्ली की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। तो अगर एनिमल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका की, तो आपको पता ही है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली कौन होगी, उसकी बाहरी झिल्ली, उसके पास तो झिल्ली एक है, तो उसकी सबसे बाहरी परत क्या होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी, जो कोशिका के घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कैसे अलग करती है कि कोशिका जो है, हम है, अगर हम बाहरी वातावरण से अलग नहीं रहेंगे, यानी हमको कट नहीं मिलेगा, तो सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, मिट्टी सब हमारी कोशिका के अंदर चली जाएगी। तो कोशिका और कोशिकांगों को सुरक्षित रखने के लिए, कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए ये जो झिल्ली है ये क्या करती है, बाहरी वातावरण से हमें या कोशिका को अलग करने का काम करती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। कुछ पदार्थ जैसे जल हमारे लिए क्या है, जरूरी है, पोषक तत्व हमारे लिए क्या है, जरूरी है, तो उनको तो कोशिका के अंदर आने देती है, जाने भी देती है जब जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ को क्या करके रहती है, अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कुछ पदार्थों की गति को रोक देती है कि नहीं, यहाँ पे नो एंट्री नो पार्किंग। किनको, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। हम दिन में कितनी सारी चीज़ें खाते हैं, अड़ड़ बड़ल ये वो, तो सारी चीज़ें क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं। कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बैक्टीरिया जैसे हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कोशिका उनको अंदर आने से रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वर्णात्मक का मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, ठीक है। और पारगम क्या मतलब होता है, परमेबिलिटी, किसी के लिए परमेबल होना, मतलब किसको आने जाने देना है। ये एक तरह की हमारी क्या है, बॉडीगार्ड है हमारी कोशिका की। कोशिका झिल्ली में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेद से जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो तो आ पाती है, जा पाती है जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से, लेकिन गलत चीज़ों को ये अंदर आने से रोकती है। तो एक तरह की बॉडीगार्ड का काम करती है, रक्षक है हमारी कोशिका की, ठीक है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक या सेलेक्टिव। अब वर्णात्मक पारगम्यता की अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या डेफिनेशन दोगे, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी। ये कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है, ये कोशिका है आंत्र की कोशिका, यानी इंटेस्टाइनल। कैसे पता चला आंत्र की कोशिका है, तो आप 10th में थोड़ा सा पढ़ के आए हुए होंगे कि इंटेस्टाइन की जो कोशिकाएं होती है उसमें उंगली समान प्रवर्ध होते हैं, है ना, जो अवशोषण में हेल्प करते हैं। तो ये वही कोशिका है। इसका शेप देख रहे हैं आप, डिफरेंट है। इसी तरह ये क्या है, ये शुक्राणु है। मैंने आपसे कहा था कोशिका बहुत सारे टाइप के शेप में मिलती है, तो ये शुक्राणु भी एक कोशिका है, लेकिन इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है
है ना। तो सबका शेप और साइज डिफरेंट होता है और उसी के हिसाब से जो इसका काम है उसके हिसाब से ही ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। किसको लेना है, किसको देना है, किसको छोड़ना है, ये सारे काम। अब एक्सक्रेशन है, जैसे वक्र है, लीवर है, तो उसका काम तो मटेरियल को बाहर निकालना है, गंदे मटेरियल को, तो वो उन चीज़ों को बाहर जाने देगी, बाकी अच्छी चीज़ों को अंदर या अपने पास ही रख लेती है। तो ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। चलिए अब आपसे पूछ ले कि क्यों इसे वर्णात्मक पारगम्य या होता क्या है वर्णात्मक पारगम्य। तो एक विशेष आकार या परिमाप के, विशेष आकार या परिमाप मतलब हर अणु का या परमाणु का, जो भी है, जल है चाहे कोई पोषक पदार्थ है, तो उसका एक विशेष आकार या परिमाप होता है। ठीक है, तो विशेष आकार या परिमाप के जो कोशिका को लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, तो उसका आकार या परिमाप कोशिका के, ब्रेन तो नहीं है कोशिका में, लेकिन उसमें फिट है, उसको पता है कि मेरे लिए ये चीज़ काम की है, मेरे लिए ये चीज़ काम की नहीं है, सिलेक्शन है उसका, ठीक है, सेलेक्ट करती है। तो जो आकार या परिमाप के अणु ही प्रवेश कर सकते हैं इसमें, जैसे जल में घुले खनिज लवण, ऐसे जो जल में घुलनशील खनिज लवण है, कोशिका को पता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आने देगी। गैसें जितनी भी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है, जो जब उसको लगता है बाहर निकालनी है बाहर निकाल देती है, जब लेनी होती है तब ले लेती है। इस कारण इसे वर्णकी या अवकलीय पारगम्य, अवकलीय का मतलब भी वही होता है सेलेक्टिव या डिफरेंशियली या परमेबियल मेम्ब्रेन। परमेबियल का मतलब होता है आने जाने देना, सिलेक्शन का मतलब आपको बता दिया, सेलेक्टिव मतलब किसी सेलेक्टिव पदार्थ को, डिफरेंस का मतलब उसको अलग कर पाती है, उसको पहचान पाती है कि ये पानी है ये पानी नहीं है, ठीक है, उस तरह से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा गमन करते हैं। अब ये क्या है विसरण? तो कोशिका की झिल्ली में जो गतियां होती है वो दो प्रकार की होती है। देखते हैं अभी क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका में पदार्थों की गति। कोई से भी पदार्थ है तो वो कैसे गति करते हैं। तो कोशिका में पदार्थों की गति दो प्रकार से होती है। पहली विसरण के द्वारा, ठीक है, और दूसरी होती है परासरण के द्वारा। वैसे आप ये जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ के आए हुए होंगे। इसको तो बोलते हैं डिफ्यूजन, और इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस पे हम एक मस्त प्रैक्टिकल करेंगे ऑस्मोसिस पे जब इसको पढ़ेंगे। तो पहला विसरण, विसरण क्या होता है, किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। जैसे आपने अगर एक रूम में अगरबत्ती लगाई है कोने पे, है ना, लगाई तो आपने कहाँ है, कोने पे, लेकिन धीरे धीरे वो अगरबत्ती की खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। परफ्यूम अगर किसी ने छिड़का है तो धीरे धीरे परफ्यूम सारी जगहों पे फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे आपने अगरबत्ती रखी है वहां पे अगरबत्ती की खुशबू या अगरबत्ती की जो केमिकल्स है उनकी मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी जगह रूम का जो खाली स्पेस है ना, जैसे ये रूम है, यहाँ पे मैंने एक अगरबत्ती लगा दी और उसकी खुशबू ऐसे ऐसे फैल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगरबत्ती के रासायनिक पदार्थ, जो भी खुशबू है कोई रासायनिक पदार्थ की वजह से ही है, तो रासायनिक पदार्थ की मात्रा क्या है, अधिक है, और बाकी रूम में उस रासायनिक पदार्थ की मात्रा क्या है, कम है। तो वो पदार्थ क्या करेगा, अपनी अधिक सांद्रता से, मतलब अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा था, ये कह रहा मेरे पर बहुत ज्यादा हो गया, इधर भेज दो इसको, तो ये क्या करेगा, दूसरों को भेज देगा। करते हैं ना हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, खाना वाना कोई शादी वादी में बच गया है तो बहुत सारा होता है, तो हम क्या कर देते हैं, जो गरीबों में बांट देते हैं, है ना, पास पड़ोस में दे देते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। तो हमारे पास उस खाने की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमने जिसके पास कम थी उसको दे दी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम है तो इसने ज़्यादा थी तो इसने क्या करा,
पूरे रूम में उसको फैला दी। तो जब किसी पदार्थ है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, या आप बोल सकते हैं अधिक मात्रा से उसकी खुद की अधिक मात्रा से उसकी कम मात्रा की ओर गति करता है। इसको एक और एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे खीर बनाते हैं घर पे आप, है ना, खीर बनाते हैं तो खीर में क्या करते हैं हम, दूध होता है और दूध में पानी होता है, जल। उसके अंदर हम क्या डालते हैं, किशमिश डालते हैं, रेजिन्स डालते हैं, सूखी हुई सी डालते हैं। कैसी होती है वो, किशमिश भी क्या होता है, शक्कर ज्यादा होती है, और जल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो सिकुड़ी हुई सी रहती है, पानी तो कम ही होगा, चाशनी भरी रहती है। इधर दूध में क्या है, दूध में जल क्या है, अधिक है। दूध में क्या होता है, पानी होता है ना, तो बोलोगे हाँ मैम दूध वाले बहुत पानी मिलाते हैं, तो पानी इधर ज्यादा है, किशमिश में पानी क्या है, कम है। तो जल क्या करेगा, अपनी अधिक सांद्रता, मतलब खीर के अंदर जल की सांद्रता ज्यादा है, उधर से कहाँ गति करेगा, किशमिश के अंदर, रेजिन्स के अंदर। तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। फूल जाएगी, ये किसकी वजह से होता है, विसरण की वजह से। एक अगरबत्ती वाला एक एग्जाम्पल दे दिया हमने, वो ज्यादा बेस्ट है। ये किशमिश वाला हम क्या जनरली परासरण में भी यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं अभी बताएंगे इसका रीजन, पर ये आपको और अच्छी तरह से समझा देगा। तो इस वजह से किसी की भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो ये विसरण, इसमें जनरली कौन कौन सी गतियां होगी, इसमें गति होगी आपकी जितनी भी गैसेस हैं, जैसे CO2 व ऑक्सीजन। सांस लेते हैं ना, श्वसन पढ़ा होगा 10th में, क्या होता है, बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम, क्योंकि ब्लड कैसा है, इम्प्योर है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बन रही है हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमारे बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होती है और अंदर कम होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगी, तो वो अंदर गति कर जाती है। साथ में हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसके साथ, तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर तो 0.3% ही है, 0.03% ही है, तो यहाँ पे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये वाला और ये वाला है। ये वाला हम जनरली परासरण में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वही किशमिश की एक मेम्ब्रेन आ गई है, परासरण में भी देखेंगे हम। ठीक है, तो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो, ये वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं परासरण की। परासरण भी वही है, लेकिन इसमें एक चीज जुड़ जाती है, अधिक सांद्रता से पदार्थ का किसी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता में गति। वर्णात्मक पारगम्य आपको समझ में आ गया था, अभी समझाया। कुछ सेलेक्टिव चीजों को, ऐसी झिल्ली जो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर या बाहर जाने देती है, उसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और वो कौन है हमारे केस में, वो हमारे केस में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली। तो अगर किसी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली लगी हुई हो बीच में, मतलब इधर मान लो किसी की कंसंट्रेशन, जल ही मान लेते हैं, जल की मात्रा ज्यादा है ना, अधिक जल है, और इधर कम जल है, जैसा हमने किशमिश में देखा। दूसरा कोई पदार्थ ज्यादा होगा, जैसे नमक मान लेते हैं, नमक ज्यादा है और इधर नमक है ही नहीं।
ठीक है। तो क्या होगा, जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहा है तो विसरण, लेकिन इसमें केस क्या है कि इसमें एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, एक पर्णात्मक झिल्ली लगी हुई है, जिसकी वजह से ये चाहे तो ही जल को ग्रहण करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्णात्मक झिल्ली की उपस्थिति में जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ गति करता है तो उसे परासरण कहते हैं। इस पे हम एक मस्त प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ किसकी, विसरण की। और विसरण में ज्यादातर किसकी गति होती है, गैसों की गति होती है। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2, अभी मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट है, क्या क्यों अपशिष्ट है, अपशिष्ट का मतलब वेस्ट, हमारे लिए तो वेस्ट है क्योंकि हमें CO2 चाहिए नहीं, हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रही है, हमें उसे बाहर निकालनी है, और जो इसका निष्कासन आवश्यक है, अगर अंदर रह जाएगी तो हम सफोकेशन से मर जाएंगे, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, CO2 तो बाहर निकालनी है। हालांकि हमें बन रही है, कहाँ बन रही है, जब हम रेस्पायरेशन श्वसन करते हैं, श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो जो ग्लूकोज है वो टूट के क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है साथ में, है ना, थोड़ा बहुत आप 10th में पढ़ के आए। तो वो कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अंदर बन रही है तो उसमें कोशिका CO2 की, हमारी कोशिका के अंदर क्या है, CO2 ज्यादा है, अगर इसको कोशिका माने तो, ठीक है, CO2 ज्यादा है। बाहर एनवायरमेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है 21%, CO2 यहाँ कितनी है 0.03% CO2 है, यहाँ पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो हम मान लेते हैं कि 18% है, और मैं तो बोलूँ 5% भी है तो उससे तो ज्यादा ही है, ठीक है, तो 18% है। और यहाँ पे अभी कोशिका में CO2 O2 कितनी है, मान लो 6 ही है, क्योंकि हमने तो यूज कर लिया ऑक्सीजन, हमारे पास 6 भी नहीं रहेगी। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो कम है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, तो क्या होगा, हर पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन अपनी अधिक सांद्रता मतलब वायुमंडल से कहाँ आएगी, कोशिका के अंदर आएगी, और CO2 जिसकी सांद्रता यहाँ पे अधिक है, बाहर कम है, तो CO2 क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 6 ही है, कम है इसके पास, ठीक है। इस तरह से कोशिका के बाहरी वातावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, 0.3% ही है, हमारे पास 18% भरी पड़ी है कोशिका में, कम है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आ जाता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। समझ ली हमने इसको ये बात कि जैसे ही अंतर आ गया, कोशिका में CO2 बन गई और वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, सांद्रता उधर कम हो गई है, इधर ज्यादा, तो बस ये एक्सचेंज कर लेंगे, CO2 बाहर चली जाएगी क्योंकि उसकी सांद्रता यहाँ पे ज्यादा है, अधिक है, तो अधिक से कम की ओर चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी। ऐसा ही O2 के साथ उल्टा होगा, O2 अंदर आ जाएगी क्योंकि O2 की सांद्रता हमारी कोशिका में कम है और बाहर ज्यादा है, ठीक है। ये दोनों वाइस वर्सा चलता रहेगा, मतलब CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही किसके द्वारा गति करते हैं, विसरण के द्वारा। परासरण भी पढ़ेंगे, अभी हमने विसरण पढ़ा। अब आपकी बुक में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर। पहला दे रखा है CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर व बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो हमें क्या आंसर देना है, CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कौन सी प्रक्रिया द्वारा, विसरण की प्रक्रिया द्वारा गमन करते हैं। अब इस पर चर्चा मतलब इसको विस्तृत करना है, तो इसका आंसर हम ये पूरा देख चुके हैं, ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है, ये इसका पूरा आंसर है, कुछ भी नहीं काटना है इसमें से। और क्या बता सकते हो, ये चीज बना सकते हो, यहाँ पे कोशिका बना के इधर CO2 बता दो, इधर बाहर CO2 एक और बना दो जिसकी 0.03% बता दो, इधर 18% बता दो,
और गमन करते हुए बता दो इसको, विसरण। इसी क्वेश्चन को घुमा के ऑक्सीजन से पूछ ले तब भी यही रहेगा, पर ऑक्सीजन में क्या होगा, बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाएगी और कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन अंदर से बाहर से अंदर की ओर गति करेगी। जैसे ये क्या जा रही है, अंदर से बाहर जा रही है, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? इसका आंसर भी हमने देख लिया, ये वाला, कि प्लाज्मा झिल्ली एक विशेष आकार और परिमाप के अणुओं को ही प्रवेश करने देती है, जैसे ये, इसी वजह से इसे वर्णात्मक पारगम्य। अब यहाँ पे वर्ण की लिखा हुआ है तो वही मैंने आपसे बोला था, दोनों एक बात है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्णात्मक वर्ड लिख सकते हैं, वर्णात्मक पारगम्य, ठीक है, डिफरेंशियली परमेबल झिल्ली कहते हैं। ये रहा इसका आंसर, ठीक है, दोनों आंसर मिल गए आपको। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम परासरण के ऊपर एक एक्टिविटी करने वाले हैं जो आपकी बुक में दे रखी है, और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का।